हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेंज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर का सैंपल पेपर 3। इसके पहले मैंने सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 की वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, इस सैंपल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं एनसीएल के न्यू सिलेबस पर आधारित हैं और पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। सो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो मैंने आपके लिए काफी मेहनत से बनाई है, इसलिए आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नेफ्यू रियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान मिराज का संबंध किस देश से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा लड़ाकू विमान मिराज का संबंध है फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, आप सभी लोग इसके राइट आंसर को बताएंगे। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल तो इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि इसमें पूछ लेते कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो इसका राइट आंसर रहता सहारा मरुस्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा BARC का मुख्यालय जो है तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा खैबर दर्रा जो है तो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बगीचा निम्न में से किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का बगीचा जो है तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पूछ ले तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर रहता है केरल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोनार झील जो है तो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि एशियाई खेलों का जनक किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आधुनिक युग का तुलसीदास जो है तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हिंदी सभा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रथम हिंदी सभा सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, प्रथम हिंदी सभा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग इसके राइट आंसर को बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है तो किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको बताना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है तो अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने शेर अंकित हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल 4 शेर अंकित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? आपको बताना है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा नोबेल पुरस्कार जो है तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? आपको बताना है कि जूट उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जूट उत्पादन में अग्रणी देश है भारत। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद आता है बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रंगा स्वामी कप का संबंध जो है तो हॉकी खेल से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? आपको बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है तो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पूछ लेता कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर भी रहता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राणा प्रताप सागर बांध जो है तो चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा लिपुलेख दर्रा जो है तो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पूछ लेता भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर रहता बलदेव सिंह जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर का संबंध किससे है। आपको बताना है कि RH फैक्टर का संबंध किससे होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा RH फैक्टर का संबंध जो है तो रक्त से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा भविष्य का ईंधन जो है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा शुद्ध जल का पीएच मान जो है तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। आपको बताना है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं। आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लेता संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर रहता 5 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। आपको बताना है कि उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्कंठा का पर्यायवाची होता है लालसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है, लालसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादन साल का किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है कि मादन साल का किसका पर्यायवाची है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर रहेगा मादनसाल का जो है तो कौवा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। आपको बताना है कि अपनी गरज बावली लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला रूप है। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पलवन को हमेशा इसी टाइप से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला की रचना किसने की थी। आपको बताना है कि मधुशाला की रचना किसने की थी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मधुशाला की रचना की थी हरिवंश राय बच्चन जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहरण में उपसर्ग है। आपको बताना है कि अपहरण में क्या उपसर्ग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपहरण में अप जो है तो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद मुक्तता कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था छंद हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वार्णिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है 48 फिल इन द ब्लैंक्स है। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन पे सुटेबल आर्टिकल कौन सा यूज होगा। क्वेश्चन है गोल्ड इज प्रीवियस मेटल। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन पे किस आर्टिकल का यूज होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना है। आपको बताना है कि सी इज डाइंग द रिवर। आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या है डाइंग, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इनटू। ठीक है, यहाँ पे जो है तो गतिशीलता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा इनटू का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचा हैज बीन वेटिंग फॉर द बस 8 o'clock। आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमेशा घड़ी के समय के आगे हमेशा किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इन सभी चार ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर्वेंट की स्पेलिंग किस टाइप से लिखी जाती है हमेशा SERVANT। किस ऑप्शन पे लिखी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमेस्टर मीन्स एज। आपको बताना है कि सेमेस्टर का मतलब क्या होता है। तो इसके आंसर को आप सब लोग स्वयं बताएंगे। आप सब लोग जानते होंगे कि सेमेस्टर का मतलब होता है 6 माही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सब लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, संख्या क्या यहाँ पे 3428 है और किससे विभक्त करने के लिए बोल रहा है 13 से। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 3428 में 13 का भाग देंगे। तो चलिए इसे यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3428 और यहाँ पे हम लिख देंगे 13 से भाग देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, इसे जब हम 34 में से 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। आपको बताना है कि यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा 13 का, 13 छंग
78, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 78। और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ पे बचेगा 4, और हमने 8 को यहाँ पे फिर से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 13 का 13, 13 छप्पे 13 या 39। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 39। अब आपको बताना है कि 48 में जब 39 को घटाएंगे तो कितना आएगा। तो जब हम 48 में से 39 को घटाएंगे तो 9 शेष आ जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3428 को, सॉरी 3428 में जब हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाता है 9 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या बोला है, 3428 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पे जो शेषफल आया ना, इसी शेषफल को इस संख्या के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूनतम संख्या बराबर, न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 13 + 19। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि 3428 में 22 को घटा दिया जाए तो अब 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप सभी लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 3428 में 22 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3406। 3406 में जब हम 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम 3406 में 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा 262 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह 13 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। बहुत ही इजी है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक टंकी, ठीक है, जो 12 बाल्टियों में भर जाती है। जब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी होती है, 13.5 लीटर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये टंकी है, ठीक है, जो ये टंकी है तो टंकी की कैपेसिटी कितना है, यानी कि टंकी में कितना पानी आता है, हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता, यानी कि टंकी की कैपेसिटी। तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 12 बाल्टी है और यहाँ पे एक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × 13.5, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 162 लीटर। यानी कि जो टंकी है उस टंकी में 162 लीटर पानी आता है और हमें इसी 162 लीटर पानी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से भराना है। तो हम क्या करेंगे, जो 162 है उसमें 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बाल्टियों की संख्या को पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाल्टियों की संख्या। तो बाल्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता बटे एक बाल्टी की क्षमता, टंकी की धारिता बटे एक बाल्टी की क्षमता। तो टंकी की धारिता कितनी आई थी, टंकी की धारिता आई थी 162 और एक टंकी का क्षमता कितनी है, एक टंकी की क्षमता है, सॉरी एक बाल्टी की क्षमता कितनी है, 9 है। तो हम 162 में 9 का भाग दे देते तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, जब हम 162 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो 162 लीटर पानी है उसे 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से भरा जा सकेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 225 मीटर लंबी छोर के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए थे। इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे थे। दो क्रमागत पेड़ों के बीच कितनी दूरी है, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी एक एक पेड़ लगाए गए हैं। और कितने पेड़ लगाए गए हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं। यानी कि एक पेड़ यहाँ पे लगा है और एक पेड़ यहाँ पे लगा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पेड़ लगे हैं आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे लिए है
26 पेड़ हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरह से कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो आप सभी लोग को बताना है कि इन 26 पेड़ों में कितने गैप होंगे, यानी कि कितने 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 के गैप होंगे, इस टाइप से। तो 1 2 3, इसी टाइप से हम यदि 26 तक जाते हैं तो 26 पेड़ों में कुल कितने गैप होंगे? 25 गैप होंगे। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो 26 पेड़ों के बीच कितना गैप होगा? 25 का होगा। हम इसी 25 को जब हम क्या करेंगे, इसी 25 को हम 225 मीटर से भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बटे 25। जब हम 225 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर आ जाएगा। यानी कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया था? 225 मीटर लंबी छोर के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगे हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे हुए हैं। तो आरंभ में हमने लगा दिया एक पेड़ और अंत में लगा दिया एक पेड़। ठीक है, और इस बीच में कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो हमने इस टाइप से 26 पेड़ लगा दिए। 26 तक जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो 26 पेड़ लगे हुए हैं, तो इन 26 पेड़ों के बीच में कितनी जगह होगी? इस टाइप से यदि आप गिनेंगे 26 तक तो 25 गैप आएंगे। इसी 25 का हम क्या करेंगे? 225 में भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है? हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला? 3 लड़कों की औसत आयु, यानी कि तीनों लड़कों की जो एवरेज है कितना दे दिया गया है? 16 वर्ष दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु, यानी कि तीनों लड़कों की आयु कितनी है हमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु। तो तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, 3 में हम 16 का गुणा करा देंगे। तो 3 में हम जब 16 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। यानी कि प्रत्येक लड़की की आयु कितनी थी? 16 थी और लड़के कितने थे? 3 थे। 16 में हम जब 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है? हमें सबसे छोटे लड़के की आयु को ज्ञात करना है, जबकि उनका अनुपात कितना है? 4:5:7 है। तो इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो यही सबसे छोटा लड़का कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटे लड़के की आयु। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे छोटे लड़के की आयु। आप सब लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुल आयु कितनी थी? 48 वर्ष थी। और यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करेंगे? ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात, इनको आपस में जोड़ देंगे इसकी बट्टे पे। तो 4 + 5 + 7। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 5 कितने हो गए? 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयु बराबर 48 × 4/16। आप इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 × 48। तो 3 और 4 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च में परिवर्तन ना हो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसकी पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आई होप आप सभी लोग से बनता होगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि उसके खर्च में परिवर्तन ना हो? तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था? वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी बटे 100 धन ऋण वृद्धि या कमी × 100। ठीक है, जब भी वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस वाला सिंबल का यूज करते हैं। और जब हम घाटा होता है यानी कि हानि होती है तो माइनस वाले चिन्ह का यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई थी, 25% की हुई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 बटे, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 25, और यहाँ पे हमें 100 का गुणा कराना था, तो आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 125 इंटू 100, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 20% की वृद्धि कराने पर, यानी कि 20% की कमी करने पर उसके खर्च में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग उस फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो मुझे पूरा विश्वास आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही करेंगे। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे हमें क्या ज्ञात करना, मध्यानुपाती, और जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यानुपाती बराबर क्या करते हैं, हमेशा अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ पे 6 और 24 दिया है, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो 6 इंटू 24 क्या करते हैं, जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या दी रहती है उनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो 24 व 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो 6 और 24 का जब हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आप सभी लोग करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कितने पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। आप सभी लोग बताएं, जब हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 पैसों का भाग दे देते हैं। मैंने कई बार बताया आपको, तो हम क्या करते हैं, 100 पैसे का भाग दे देते हैं। तो ये जो है तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 0.50। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10, यानी कि 0.10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/20, यानी कि 0.05। ठीक है, आप सभी लोग इन वैल्यू को याद कर लीजिए, कितना आ गया, 1/10, सॉरी 1/2, 1/10, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/20। यानी कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग बताएं। अभी हमने ज्ञात किया था 1/2 रुपये। ठीक है, 10 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/10 रुपये, और 5 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/20 रुपये। इतना हमने ज्ञात कर लिया था। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। मेन पॉइंट क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला सिक्का कितना था, 1/2 था, दूसरा कितना था, 1/10 था, और तीसरा था 1/20। इसमें हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। इन सिक्कों में हम x का गुणा करा देते हैं तो सिक्कों की संख्या समान हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है क्वेश्चन पे, 130। ठीक है, हमने क्या करा दिया, जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के को हमने माना था उनमें इन से पैसों का गुणा करा दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमने इन्हें गुणा करा दिया, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/2, यहाँ पे आ जाएगा x/10, और यहाँ पे आ जाएगा x/20 बराबर 130। आप सभी लोग 2, 10 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे 130 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 × 12 = 13x, 13x/20 बराबर 130। आप सभी लोग इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 130 इंटू 20 बटे कितना आया था, 13 आया था। तो 13 को हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा 10, और 10 और 20 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है तो कितनी है, x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 4x। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x है तो पिता की हो जाएगी 4x। क्वेश्चन पे यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो आप सभी लोग बताएं पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी रही होगी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु रही होगी x माइनस 5, यानी कि वर्तमान आयु से यदि हम 5 को घटा देते हैं तो 5 वर्ष पहले की आयु प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, और पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो पिता की आयु रही होगी 4x माइनस 5। अब यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यानी कि पुत्र की आयु में हमें 7 का गुणा करा देना है तो आंसर आ जाएगा। बस हमारा समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x माइनस 35 बराबर 4x माइनस 5। तो यहाँ पे कितना आएगा 7x माइनस 4x बराबर माइनस 5 प्लस 35। पक्षांतर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 10। अब क्वेश्चन पे किसकी आयु बोला है, क्वेश्चन पे बोला है पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था 4x, और x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10 बराबर 40 वर्ष। बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, 75% विद्यार्थी लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। आप सभी लोग सोचें, जैसे कि यहाँ पे एक कोई स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल पे 75% जो है तो लड़के हैं, 75% जो है तो लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियां कितने प्रतिशत होंगी। तो आप सभी लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा लड़कियां होंगी 25%। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिला के हमेशा 100% रहता है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत है 25%। ठीक है, लड़कियों का कितना प्रतिशत आ गया 25%। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है 420, यानी कि जो स्कूल पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट का 25% जो है तो लड़कियां हैं, और 25% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है 420, यानी कि टोटल स्टूडेंट का 25% कितना है 420 है। क्वेश्चन पे यही बताया गया है। तो हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इंटू 25/100 बराबर 420। तो यहाँ पे कितना आएगा आप सभी लोग बताएं, टोटल स्टूडेंट्स बराबर 420 इंटू 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 420 व 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1680। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 1680 आ गए। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है
लड़कियों की संख्या है 420, तो क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कियों की संख्या को घटा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 1260। यानी कि उस स्कूल पे 1260 लड़के हैं और 420 लड़कियां हैं। तो कौन से ऑप्शन पे रहेगा आप आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने हमेशा आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसपे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हो और रेलगाड़ी की लंबाई भी दी हो, तो उसको आपस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेलगाड़ी की हमें गति यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है आप सभी लोग बताएं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप सभी लोग सोचेंगे दूरी क्या होगी, आप सभी लोग बताएं क्या होगा। यहाँ पे समय तो दिया 36 सेकंड है, लेकिन दूरी क्या होगी, जो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हो, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, वही उसके लिए दूरी का काम करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 160 प्लस 320 बटे 36। ठीक है, हमने तो यहाँ पे लिख दिया ना इतना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग इसे जोड़ें। तो यहाँ पे चाल क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, चाल बराबर चाल आ जाएगी 480 बटे 36। यानी कि इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 40 बटे 3। ठीक है, 12 3 36, 12 चौका 48। ठीक है, अब यहाँ पे किस में आया है, मीटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड पे। यहाँ पे चाल किस में आई है, मीटर प्रति सेकंड पे आई है, और क्वेश्चन पे क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटे में अपने को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस चाल पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर 40 बटे 3, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 18 बटे 5 का गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब 8 और 6 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब लोग का क्वेश्चन रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप सभी लोग स्वयं बताएं, सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सभी लोग समझ जाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि 9/√3 इसका राइट आंसर रहेगा। 9/√3 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी छाया क्या हो गई, सी हो गई, छाया इसकी क्या हो गई, सी हो गई। यहाँ पे हमने उन्नयन कोण बना लिया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक मीनार की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की कितने गुना है, 1/√3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन पे यही बोला है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√3 इंटू ए बी। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AB/AC, और यहाँ पे आ जाएगा √3। अब यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा लेते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, AC है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, √3।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंडियन कोड की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में एक कितनी बार दहाई के स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 90 बार आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक 90 बार दहाई के स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका की एक बेटा सोनू है तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भांजी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है, 2, 5, 12, 27। तो इसके अगले वर्ण पे क्या आएगा, हमें बताना है। तो आप सब लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हम 2 में 2 का गुणा करा के 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करा दिए, फिर 1 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5। इसी प्रकार हम 5 में 2 का गुणा करा के 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 आ जाएगा। 12 में हम 2 का गुणा कराते हैं, ठीक है। 12 में हम 2 का गुणा करें, फिर 3 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 27। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 27 में 2 का गुणा कराते हैं, फिर 4 को जोड़ देते हैं। तो 27 दूनी 54, 54 4 58, ठीक है। 58 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि दी गई श्रृंखला का अगला पद होगा 58। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ भाग होता है और भाग का अर्थ क्या होता है, धन होता है, तो हमें बताना इस इक्वेशन पे आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 4, धन की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस, ठीक है। 8, गुणा की जगह क्या करना है, भाग, तो हमने भाग लगा दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 16 डिवाइड +8 × 2। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 -1 +2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो आप सभी लोग सॉल्व करिए। 16 4 20, 20 2 22, 22 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि असंगत शब्द का चयन करना है। यानी कि इन सभी 4 ऑप्शन में एक ऑड वर्ड लिखा हुआ है, हमें उसे चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और यहाँ पे गवन लिखा है जो कि एक कहानी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डी है असंगत शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लड़के को जानवर, जानवर को भगवान, भगवान को अंधा तथा अंधा को बुद्धिमान कहा जाए तथा बुद्धिमान को मूर्ख कहा जाए तो हम किसकी पूजा करते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान को क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि अंधा बोला गया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हम सभी लोग किसकी पूजा करते हैं, अंधा की करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यानी कि 2 वीक में कितने दिन होते हैं। आप सभी लोग बताएंगे 14 दिन होते हैं। और विषम दिन की जब हम गणना करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी एक भी शेषफल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि यहाँ पे शेषफल बच जाता तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाती, जो भी शेषफल रहता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं जिन पे डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम क्या कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम कहलाता थर्मो स्पाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा क्या होती है? आपको बताना है कि रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा होती है ऊपर से तले की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लच प्लेट जो होती हैं तो स्टील की पत्तियों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सॉफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सॉफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एडजस्टिंग नट की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, ऑपरेटिंग सॉफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टिंग नट की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सस्पेंशन प्रायः प्रयोग होते हैं। आपको बताना है कि एयर सस्पेंशन प्रायः कहाँ यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एयर सस्पेंशन जो होते हैं तो ट्रक में यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है? आपको बताना है कि ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक जो होता है तो कितना होता है 0.4 होता है। कितना होता है 0.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक शाफ्ट की 2 परिक्रमा में पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसके पहले मैंने एलिमेंट्री नॉलेज के लगभग 200 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा। यहाँ पे कार्ड टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल गेटिंग क्या है? आपको बताना है कि टेल गेटिंग का मतलब क्या होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टेल गेटिंग का मतलब होता है वाहन के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन को चलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, टेल गेटिंग का मतलब होता है वाहन के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन को चलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक के केबिन में ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि ट्रक के केबिन में कितने व्यक्तियों को बैठा सकते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने व्यक्ति दर्ज होंगे उतने ही व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया है तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफा जाने वाली सड़कों पर क्या नहीं करना चाहिए? आपको बताना है कि एक तरफा जाने वाली सड़क पर क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक तरफा जाने वाली सड़कों पर रिवर्स गियर में वाहन को नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यदि आपके पास मोटरसाइकिल का प्रशिक्षु लाइसेंस है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा यदि आपके पास मोटरसाइकिल का प्रशिक्षु लाइसेंस है तो आप वाहन तो चला सकते हैं लेकिन अपने साथ किसी को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपकने वाली लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि झपकने वाली लाल बत्ती का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाहन को रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, झपकने वाली लाल बत्ती का मतलब क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा वाहन को रोककर तब आगे बढ़े जब ऐसा करना सुरक्षित हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यह जो सिंबल है क्या प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा यह सिंबल प्रदर्शित करता है कि आगे गोल चक्कर मोड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैंने ट्रैफिक सिंबल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे खतरनाक गहराई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि यह जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे सुरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है। आपको बताना है कि डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है C10 नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सब लोग छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDC से BDC के बीच की दूरी क्या कहलाती है। आपको बताना है कि TDC से लेके BDC के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा TDC से BDC के बीच की दूरी कहलाती है स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है भोजपुरी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। आपको बताना है विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC के वर्तमान में CEO कौन है। आपको बताना है कि NTPC के वर्तमान में CEO कौन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि NTPC के वर्तमान में CEO हैं गुरदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी। आपको बताना है कि एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोझिकोड में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर जो है तो शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। मैंने इसका आंसर आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कॉर्मो जॉब्स नामक ऐप लॉन्च किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है, सो प्लीज़ आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जामरेज, फेसबुक आईडी का नाम है एग्जामरेज और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। आप सभी लोग इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्विज कराता हूँ और पीडीएफ भी इन्हीं पे प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।